नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू हो चुकी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर बहुत से भ्रम अभी भी बने हुए हैं। जिन लोगों को इस कानून के दायरे में लाया गया है उन तक तो इस कानून की कई चीज़ें अभी तक पहुंची ही नहीं है। बस मोटा मोटा सिर्फ इतना ही पता है कि अगले जो 6 महीने हैं उनमें सबकी शादियां रजिस्टर्ड होनी हैं। जो यूसीसी की नियमावली बनाई गई है उसकी भाषा जो है आम लोगों के लिहाज से इतनी क्लिष्ट है कि जिन भी लोगों ने उसे पढ़ा होगा वो उन्हें किसी बाउंसर से कम नहीं लगी होगी। तो ऐसे में अलग अलग स्रोतों से जो जानकारियां छनकर आ रही हैं, लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। चूंकि ये अब कानून लागू हो चुका है इसलिए मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस कानून की जो पेचीदगियां हैं उनको कानून से जुड़ा कोई व्यक्ति ही बेहतर तरीके से समझा सकता है, बता सकता है। ऐसे व्यक्ति की तलाश करते करते मैंने अमित सजवाण जी को ढूंढ निकाला, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कानून की अच्छी खासी समझ उनको है और इस वक्त कोटद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमित सजवाण जी। सजवाण जी ने यूसीसी की नियमावली को कायदे से पढ़ा है। उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, उसकी कमजोरियां क्या हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं यूसीसी में, इन सारे सवालों पर एडवोकेट अमित सजवाण जी से बात करते हैं। अमित सजवाण जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने यूसीसी पर बात करने का मेरा अनुरोध स्वीकार किया और इसके लिए समय भी निकाला। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है अमित सजवाण जी। नमस्कार, प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है यूसीसी पर अपनी बात रखने के लिए। अमित भाई, अध्ययन के मामले में आपका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है और समान नागरिक संहिता की जो नियमावली है उसकी जो बारीकियां हैं वो आपने समझ ही ली हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं सजवान जी। नियमावली कहती है कि ये कानून उत्तराखंड के मूल निवासी पर भी लागू होगा, स्थायी निवासी जो कि 15 साल से यहाँ रह रहा है उस पर भी लागू होगा और जो 1 साल से यहाँ रह रहा है उस पर भी यूसीसी लागू होगा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उत्तराखंड में साल भर से रह रहा है वो इस कानून के दायरे में आने के बाद खुद को जो है वो उत्तराखंड का निवासी क्लेम करने लगेगा, या यहाँ जो रोज़गार, शिक्षा और दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल के लिए उन पर भी उसका उतना ही कानूनी हक हो जाएगा? थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होगा उत्तराखंड के। और साथ में जो है जो उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जो अनुदान वगैरह प्राप्त करते हैं राज्य के अंदर, उन पर भी ये कानून लागू होगा। लेकिन ये जो कानून है ये नागरिकता का कानून नहीं है और न ही इससे जो है कोई स्थायी निवास या मूल निवास पे कोई फर्क पड़ता है। इस पे सिर्फ यह बताया गया है कि जो यहाँ का जो ये यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये किन लोगों पे लागू होगा। तो एक कैटेगरी दी है कि इन लोगों पे इस कैटेगरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन पर यूसीसी लागू होता है। एक सवाल और, कई प्रवासी उत्तराखंडियों के मन में भी ये सवाल कौंध रहा है। पहाड़ के जो लोग जैसे यूपी के शहर, ये नोएडा है, गाजियाबाद है, लखनऊ वगैरह है, वहाँ रहते हैं अगर पहाड़ के प्रवासी, या हरियाणा के गुड़गांव में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, या महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं। अगर बाय द वे कल को यूपी हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, उन्होंने भी अगर यूसीसी बना दिया, लागू कर दिया, तो क्या प्रवासी उत्तराखंडियों पर दो दो यूसीसी लागू होंगे अमित भाई? अब ये तो जब जो अन्य राज्य हैं उनमें उनके अनुसार जब यूसीसी बनेगा तभी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस यूसीसी में ये व्यवस्था की गई है कि जो लोग इस राज्य का स्थायी निवासी बनने की पात्रता रखते हैं
और राज्य से बाहर रहते हैं, उन पर भी यूसीसी लागू होगा। और उस पर चाहे वो इसके दंडात्मक प्राविधान है वो भी उन पर लागू होंगे। अब वो दंडात्मक प्राविधानों का अनुपालन किस तरीके से हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। और भविष्य में जो बाहर के अधिवक्ता हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है इस विषय पर। अब आते हैं बहुत ज़रूरी मसले पर, और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ है। विवाह का पंजीकरण कानून में जो 26 मार्च 2010 की डेडलाइन है, विवाह को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 26 मार्च 2010 से पहले की शादियां, 26 मार्च 2010 से और यूसीसी लागू होने तक यानी 27 जनवरी 2025 तक की शादियां, और यूसीसी लागू होने के बाद यानी 27 जनवरी 2025 के बाद की शादियां। क्या ये जो 26 मार्च 2010 से पहले की शादियां हैं, क्या वो भी रजिस्टर्ड होनी जरूरी हैं? नहीं, वो की जा सकती हैं, ये शब्द है, और उनको अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक नहीं है। और ये व्यवस्था पहले भी थी। असल में होता क्या है कि जब हमें किसी अन्य राष्ट्र की वीजा वगैरह लेने की आवश्यकता होती है, तो उस समय क्योंकि हिंदुओं में विवाह का पंजीकरण नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो रजिस्ट्रार है, जिसके यहाँ हम जमीन का सौदा वगैरह करते हैं, अपने इकरारनामों को, रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड करवाते हैं, वही हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार हुआ करता था। तो उसके यहाँ पहले भी शादियां रजिस्टर्ड होती थी। तो अभी भी यदि किसी को आवश्यकता है और 2010 से पूर्व उसका विवाह हुआ है और उसको विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता है, तो वो पंजीकरण करवा सकता है, ये अनिवार्य नहीं है। बाद में जब यहाँ पर अनिवार्य विवाहों के जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का जब कानून आ गया था 2010 में, उसके बाद से लेकर के जब ये यूसीसी लागू हुआ है 27 जनवरी 2025, तो इसके मध्य में जिनका विवाह हुआ है, अगर उन्होंने पहले से अपना पंजीकरण करवाया है तो उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें फिर भी उनमें से कोई विवाह का पक्षकार एक इंफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट शब्द इन्होंने दिया है, तो वो एक्नॉलेजमेंट उसको लेना पड़ेगा। अमित भाई, मैं यूसीसी की नियमावली में देख रहा था कि बहुत से सबूत मांगे गए हैं। शादी कहाँ हुई, किसने करवाई, उसकी डिटेल मांगी गई है। चश्मदीदों की डिटेल भी मांगी गई है, आधार कार्ड मांगा गया है, नाम पता फ़ोन नंबर वगैरह मांगा गया है, और 16 पेज का फॉर्म है। क्या ये आपको बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं लग रही है? मतलब क्या ये जो है परेशान करने वाली नहीं लग रही है आपको? देखिए, ये जो प्रक्रिया इन्होंने ऑनलाइन की व्यवस्था बनाई है, ये अव्यवहारिक है। और शायद यही कारण है कि पहले इस फॉर्म एक सरल प्रारूप में था और इसको कचहरी में आकर के अधिवक्ता लोग भरते थे। लेकिन आज इन्होंने ऑनलाइन ये इसका सरलीकरण करने का, अपनी तरफ से इनका कहना है कि हमने इसका सरलीकरण कर दिया है और लोग इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका प्रारूप बना है, बड़ा क्लिष्ट है। और इसमें वो चश्मदीद गवाह की आवश्यकता नहीं है। वो गवाह इस चीज के होते हैं कि जो इनके द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं वो सही है और उसके वो विटनेस होते हैं। ये है। इसमें ये जरूरी नहीं कि जो पुरानी शादियां होती हैं उसमें जो विवाह के जो पुरोहित वगैरह होते हैं या कहीं मुस्लिम में मौलवी या ईसाई में पादरी वगैरह होते हैं, तो उनके जो हस्ताक्षर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं उसमें। अगर नया विवाह है, कुछ समय पूर्व हुआ है, तो वहां पर तो फिर उनके एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि विवाह पुराना है तो वहां पर जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल है। लेकिन जो ऑप्शनल नहीं है, जो मुझे दिखा है नियमावली में मैंने जो पढ़ा कि विवाह के पक्षकार यानी दूल्हा दुल्हन का फोटो मांगा गया है, उनका ग्रुप फोटो भी मांगा गया है कि उस दौरान क्या क्या हुआ, शादी का कार्ड भी मांगा गया है। अब किस ज़माने में शादी हो गई और भला कार्ड जो है कौन संभाल के रखता है? तो ये बहुत थकाने वाली प्रक्रिया तो नहीं लग रही है आपको? हाँ जी, हाँ, थकाने वाली प्रक्रिया है। और इसी कारण आज उत्तराखंड की जितने भी अनेक बार एसोसिएशन हैं इसके विरोध में आंदोलन कर रही है और कई जगह उन्होंने कार्य बहिष्कार भी किया है कि ये जो प्रारूप है ये बिल्कुल अव्यवहारिक प्रारूप बना हुआ है।
इसमें आप बता रहे थे कि अगर इस कानून का पालन नहीं किया गया तो ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। तो इसका मतलब क्या समझाएंगे सरल कानूनी भाषा में? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों का विवाह 2010 से और 26 जनवरी 2025 के मध्य में हुआ है और उन्होंने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, एक वो, और एक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्होंने एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया है, तो उनको समय दिया गया है। 6 माह तक का समय दिया है। उस दौरान वो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करेंगे और यदि एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर उन पे जुर्माने का प्राविधान 10,000 रुपए जुर्माने का प्राविधान है। और यदि मिथ्या सूचना देते हैं, झूठी सूचना देते हैं, तो फिर उन पे 50,000 रुपए तक का जुर्माना और सजा का भी प्राविधान है। और जब ये यूसीसी लागू हो गया है उसके पश्चात जो है 2 माह तक के समय के अंतर्गत यदि वो पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो फिर उसमें 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। और जानबूझ कर, और इसमें यह भी है कि यदि इसकी सूचना रजिस्ट्रार को मिलती है, रजिस्ट्रार उन्हें नोटिस देता है कि भाई आओ पंजीकरण करवाओ, फिर भी पंजीकरण नहीं करवाते हैं, तो फिर उसमें जुर्माने की व्यवस्था उसमें की गई है। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था दी गई है और पंजीकरण करवाना भी आवश्यक है और लोगों को इसके लिए सचेत भी होना चाहिए, क्योंकि आज समय बदल गया है और विशेष रूप से अनेक ऐसे मामले आते हैं आज के समय में जहां पर जो है इस पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो पंजीकरण करवाना आवश्यक है और जो दंड का प्राविधान है वो थोड़ा सा कठोर है, तो इसको थोड़ा सा नरम कम किया जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जो दंड का प्रावधान है उसको जरा नरम होना चाहिए, वो कड़ा है। तो कई लोग इसे इसी सेंस में इसको क्रिमिनल कोड भी कह रहे हैं, क्या ऐसा कहना सही है? हाँ, उसमें अगर मिथ्या सूचना, झूठी सूचनाएं आदमी देता है, गलत सूचना देता है, तो वहां पर सजा का भी प्राविधान है। और यदि आपने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर उसमें जुर्माना है 10,000 रुपए से लेकर के अलग अलग श्रेणियां उसमें बनी हुई है, उसके अनुसार इसमें जुर्माने का प्राविधान किया गया है। अच्छा, तो जो 2010 में जो व्यवस्था थी वो मतलब उसमें नहीं था जुर्माने का प्रावधान, इसमें ये ऐड हुआ है? नहीं, पहले भी था, पहले भी जुर्माने का प्राविधान था। यदि समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो जुर्माने का प्राविधान था और इस समय वर्तमान में भी वो व्यवस्था की गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात आती है इसमें तलाक वाले मामले पे, आप इस पे कुछ मुझे बताइए कि यूसीसी में तलाक वाला जो मामला है ये किस तरह से चीजों को प्रभावित कर रहा है? देखिए, मेरा जहां तक मानना है और जहां तक मैं यूसीसी का अध्ययन कर पाया तो मुझे ये लगा कि जो अपना हिंदू विवाह अधिनियम है जो है, तो लगभग उसको कॉपी पेस्ट कर दिया इसमें। और वो अधिनियम भी 1955 में बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बनाया था और उसमें वो सारी व्यवस्थाएं दी थी और उन्हीं व्यवस्थाओं को लगभग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर विवाह का, तलाक का वही व्यवस्था दी गई है जो हिंदुओं के लिए है। हाँ, इसमें ये कर दिया है कि वो पहले भी था, जैसे हिंदुओं का विवाह लोग अपनी अपनी रीति से करते थे, सिख लोग अपना उनका आनंद कारज होता है, या जो जनजाति के क्षेत्र के लोग हैं, हिंदू हैं, उनकी अपनी विवाह की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर इस समय मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को भी यूसीसी में शामिल किया है। तो उन लोगों की जो अपनी विवाह की व्यवस्था है, मुस्लिम लोग निकाह करते हैं और जो ये ईसाई धर्म के लोग हैं वो चर्च में जाके जो उनकी क्रिश्चियन रीति रिवाज के तरीके से अपना विवाह संपन्न करवाते हैं। तो जो भी धार्मिक समूह है वो अपने रीति रिवाज के अनुसार इसमें विवाह कर सकते हैं, लेकिन जो तलाक की व्यवस्था है वो सबके लिए एक जैसी कर दी है। तो हिंदू और जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए तो पहले भी जो व्यवस्था थी अब भी वही व्यवस्था है। हाँ, मुस्लिमों के लिए एक नई व्यवस्था इसमें लागू कर दी गई है। मतलब उनका तलाक भी इस कानून के दायरे में आएगा? जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा बहुत जिस पे बहुत हंगामा है और बड़ा शोर है, इसकी बड़ी बातें हो रही हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला है। मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वयस्क युवक युवतियां हैं उनको जो है सहमति से रहने की, साथ रह सकते हैं ऐसी अनुमति दी है। एक उसमें बड़ा क्रांतिकारी फैसला उसे माना गया था।
तो ये जो लिव इन को लेके इस तरह फिर हंगामा क्यों मचा है, इसको लेके बड़ी इतनी चर्चा क्यों हो रही है इस यूसीसी के तहत? देखिए मनु भाई, आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन से यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे विश्व के किसी भी देश में लिव इन में जो कपल रहते हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। केवल इंग्लैंड में, हाँ, केवल यूनाइटेड किंगडम में लिव इन में रहने वाले जोड़े अपने जो टर्म्स कंडीशन है उसके कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास, लेकिन वहां भी लिव इन में रहने वाले जो कपल हैं उनका पंजीकरण नहीं होता है। तो और हम लोग जो हैं एक ऐसे पृष्ठभूमि के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, जो उत्तराखंड अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। और हम लोग तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, भारत के लोग अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं और कहते हैं कि ये जो विवाह का कंसेप्ट है ये पूरे विश्व को हमने ही दिया है, नहीं तो लोग जानवरों की तरह जोड़ा बना के रहते थे। अभी 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन के नाम पे वैलेंटाइन डे मनाया गया। तो संत वैलेंटाइन ने क्या किया, उसने यूरोप में वहां जो लोग जोड़ा बना के रहते थे उनको विवाह करने के लिए प्रेरित किया और उनका विवाह करवाया। तो विवाह को लेकर के तो एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति है हमारी, और सारा विश्व इसको एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में मानता है विवाह को। तो ऐसे देश से और ऐसे प्रदेश से जो अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां पर विश्व में पहली बार लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण हो, तो यह उचित नहीं लगता है, हमारी सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध है। अच्छा। लेकिन पंजीकरण की व्यवस्था शायद इसलिए भी की गई होगी कि कई जो घटनाएं हुई हैं, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, तो शायद उस पे चेक एंड बैलेंस रहेगा वो शायद। तो क्या आपको इसमें लग रहा है कि और क्या खतरे हैं इसको, खासकर पहाड़ के समाज के लिहाज से अगर हम देखें तो? देखिए, जो पहली बात आपने अभी कही कि जो घटनाएं होती हैं उसके संबंध में हो सकता है सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई हो उसको चेक करने के लिए। तो हमारे उत्तराखंड में पुलिस अधिनियम भी है और पुलिस अधिनियम के अंतर्गत किराएदारों का वेरिफिकेशन होता है। तो जहां पर इस तरीके के अविवाहित लड़का लड़की साथ में रहते हैं तो उनका जैसे किराएदारों का वेरिफिकेशन होता है उस तरीके से वेरिफिकेशन के माध्यम से यदि वो लिव इन में रह रहे हैं तो वहां पर उनका उस तरीके से पंजीकरण हो सकता है, बजाय लिव इन के किराएदारों के रूप में पंजीकरण हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि लिव इन के पंजीकरण करवाने की जो सूचना होती है या उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जा सकती है। और अच्छा। अगर लड़का या लड़की में से कोई एक पक्षकार 21 वर्ष से कम है तो ऐसे में केवल इसकी सूचना उनके जो अभिभावक हैं उनको दी जाती है, लेकिन अभिभावक भी इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जानी है और यदि लड़का लड़की 21 वर्ष से ऊपर है तो उनके गार्जियन को भी इसकी सूचना नहीं जानी है, तो ऐसे पंजीकरण का फायदा क्या है? आप किराएदारों के रूप में पंजीकरण करवा लीजिए, देख लीजिए कि कहां परिवार रहता है, कहां पर लड़के जोड़े के रूप में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में अभी जो विवाह की आयु है वो लड़के के लिए 21 वर्ष है, लड़की के लिए 18 वर्ष है। और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के भाषण में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लड़कियों के विवाह की आयु को 21 वर्ष करेंगे, और इसके लिए वो संसद में विधेयक लेकर के भी आए थे और उस विधेयक को उन्होंने प्रवर समिति में भेज दिया। हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पर इसी 2024 के मानसून सत्र में लड़कियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष कर दिया है। अब आप 18 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार से लिव इन में रहने की अनुमति दे देंगे? भाई 16-17 साल के बाद ये माना जाता है, ये जो 16 से 18 वर्ष की आयु होती है यहां पर ये माना जाता है कि ये हार्मोन्स के कारण जो है लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो जब उनको एक दिमाग में रहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती है तो वो आकर्षण थोड़ा बहुत कुछ समय तक रहेगा, लेकिन फिर वो स्थिर हो जाते हैं, अपने भविष्य की ओर ध्यान करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो साथ में इस तरीके से बिना विवाह के भी रह सकते हैं तो विवाह क्यों करेंगे?
तो ऐसे में जो एक आने वाली पीढ़ी है वो पूरी की पूरी उसके बर्बाद होने की भी आशंका है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा। और दूसरा ये होता है कि अभी तक जो लिव इन में जोड़े रहते थे वो चोरी छिपे रहते थे, लेकिन जब आप उनको सरकारी मान्यता दे देंगे और वो सरकारी प्रमाण पत्र के माध्यम से कहीं पर भी जाएंगे, तो धीरे धीरे यह सरकारी मान्यता सामाजिक मान्यता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो फिर ये जो हमारा समाज का रूप है वो भी विकृत हो जाएगा। तो जी सरकारी मान्यता सामाजिक मान्यता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये आपको आशंका है इसको लेके। तो कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शादी जैसी जो संस्था है उसके लिए भी जो है ये ठीक नहीं है। तो इस दलील के पीछे कितना दम है? जी बिल्कुल, जो शादी जैसी संस्था है भाई, ये कोई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव थोड़ी है कि हम गाड़ी लेने जाएंगे तो पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसके बाद तब गाड़ी चलाएंगे। ये विवाह तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। और यदि इतना ही जो लिव इन वाली बात होती, और तो देखिए पूरे विश्व में जो अनेक देश हैं और वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से, और कुछ कुछ देश जो हैं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के आधार पर संचालित होते हैं। तो किसी भी देश में ये लिव इन के पंजीकरण की व्यवस्था इसी कारण नहीं है कि उनको लगता है कि इससे उनका समाज खराब हो जाएगा। तो जब वहां पर ये व्यवस्था नहीं है तो ये देवभूमि से ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि आपको लिव इन के पंजीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी, यूसीसी की जो समिति है, इस समिति का ये कहना है कि हमने इस कानून को बनाने के लिए 2,33,000 सुझाव हमें मिले थे, हमने उनको देखा, 80 से ज्यादा हमने बैठकें करी और 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ हमने इंटरेक्शन किया। तो ये इस समिति का दायित्व था कि ये उत्तराखंड के लोगों को बताते कि 2,33,000 सुझाव में से उनको कितने सुझाव लिव इन के पंजीकरण के लिए मिले, और जो ये 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ इन्होंने इंटरेक्शन किया, इनमें से कितने लोगों ने इनको ये कहा कि लिव इन का पंजीकरण होना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने नहीं बताई। और एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं मनु भाई, कि यदि मुझे एक कार का एक नई कार बनानी है, कार का डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर को लूंगा, कार डिजाइनर को लूंगा और उनकी एक टीम बनाऊंगा जो मैकेनिक होंगे, कार डिजाइनर होंगे, उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैंने एक इंजीनियर रख दिया और साथ में एक दर्जी, एक मोची, एक अध्यापक और एक सामाजिक कार्यकर्ता रख करके मैं कार का डिजाइन बना लूंगा। तो इस कानून को बनाने के लिए आप पर्सनल लॉज में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कम से कम आपको जो जिन धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट तो रखने चाहिए थे, उनके धर्माचार्यों को रखना चाहिए था, ताकि वो बताते कि धर्म के अनुसार किस धर्म में क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था के हिसाब से एक रास्ता निकाल के फिर उसको यूनिफाइड करते, और तब वो एक समान नागरिक संहिता कहीं अस्तित्व में आती। तो इस समान नागरिक संहिता के बनाने में इन्होंने धर्माचार्यों को अलग कर दिया और ऐसे लोगों को रख दिया जिसमें मेरे ख्याल से जो एक अपने उत्तरांचल विश्वविद्यालय की जो वीसी हैं डॉक्टर सुलेखा डंगवाल जी, उनको छोड़ करके मेरे को नहीं लगता कि किसी की पृष्ठभूमि उसमें से उत्तराखंड की थी। तो इन लोगों ने आकर के हमारा कानून बना दिया। जी हाँ, उन दून यूनिवर्सिटी की जो वीसी हैं, हाँ क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर सुलेखा डंगवाल जी, उनको छोड़ करके किसी की भी पृष्ठभूमि उनमें से उत्तराखंड की नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। उन लोगों ने आकर के हमारे व्यक्तिगत कानून में छेड़छाड़ करके इस तरीके का कानून बना दिया और एक आधा अधूरा कानून बनाया उन्होंने। जी 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 तो आप कह रहे हैं कि इसीलिए आपने पहले एक टर्म यूज किया था, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो क्या क्या आपको लगता है कि इसमें लीगल जो वो है उसमें बहुत सारे जो है लूप होल्स हैं अभी, जो लीगल वाले उस एंगल से देखे तो, या लीगल लोग नहीं रहे उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने ये माना है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उसमें जो है उनको वो माना है जो 1 माह से अधिक अवधि में विवाह के संबंधों में साथ रह रहे हैं। अब किसी एक कमरे में लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, तो क्या उस क्षेत्र का थानेदार, क्या उस क्षेत्र का रजिस्ट्रार उनके कमरे में कैमरा लगा के देखेगा
कि ये विवाह के संबंधों में रह रहे हैं? अगर वो किराए में रह रहे हैं, कहते हैं ठीक है जी, हम साथ में किराए में रहते हैं, हमारे बीच में विवाह के संबंध नहीं है, तो क्या आप उनको इसकी कानून की परिधि के अंतर्गत उनको सजा कर देंगे आप? क्या आप लिव इन में जबरदस्ती कहेंगे आप लिव इन में रह रहे हैं और उसका पंजीकरण करवाना आपके लिए अनिवार्य है? तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि अगर लड़का लड़की कहीं पर भी साथ में किराए के मकान में कहीं भी एक साथ रह रहे हैं, यदि उनके बीच में विवाह के संबंधों की प्रकृति नहीं है, तो फिर वो लिव इन की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब इसको प्रमाणित कौन करेगा कि उनके बेडरूम में जाके कौन कैमरा लगा के जाएगा कि इनके बीच में विवाह की प्रकृति के संबंध है या नहीं है? तो ये भी लूप होल्स है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा विषय आ गया, इतना बड़ा कानून बन गया, 1 घंटे के अंदर सदन के अंदर पास होके चला गया, तो उत्तराखंड में तो विपक्ष पूरा खत्म हो चुका है, जिसके कारण इस पर न तो चर्चा हुई न विपक्ष ने आवाज उठाई इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। और कानून आए हुए भी फरवरी में आ गया था 2024 में, और लगभग 1 वर्ष हो चुका है, तो अभी तक इस पर किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। और हम लोग शुरू से इस चीज को कह रहे हैं कि भाई ये जो चीजें व्यवस्था आ रही है, ये इस कानून के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है, ये सारी की सारी गलत है। अब जाकर के थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने बोलना इसमें प्रारंभ किया है। तो अधिवक्ताओं की जो बिरादरी है वो किस तरह आपत्ति जता रही है और कहां तक बात पहुंचा रही है? क्या ऐसा अभी कुछ चल रहा है? देखिए, अधिवक्ता समाज का एक अंग है जो समाज के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान करता है। और देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें अधिवक्ताओं की मुखर भूमिका रही है। तो अधिवक्ता एक तो ये जो व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के विरोध तो कर ही रहा है। साथ में इसमें इन्होंने ये जो उत्तराधिकार के लिए जो व्यवस्था की है, उसमें जो वसीयत का बनाना और अपने उत्तरजीवी जो अपने हैं उनका डिक्लेरेशन का एक ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। देखिए, एक जो किसी व्यक्ति ने किसी अपनी जमीन की एक टुकड़े की थोड़ा सा भी किसी का प्लॉट है, उसकी भी यदि रजिस्ट्री करानी है तो उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए भी उसको किसी अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। क्योंकि और उसके बावजूद भी यदि अधिवक्ता ने रजिस्ट्री बनाई है, तब भी कुछ न कुछ कभी ना कभी भविष्य में कभी पेचीदगियां ऐसी आ जाती हैं कि उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है और उस बेचारे को नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो अब यहां पर कोई आदमी अपनी वसीयत करेगा और बिना अधिवक्ता की सहायता से ऑनलाइन अपनी वसीयत करेगा, और उसके बाद न जाने कितने प्लॉट होंगे, कितनी संपत्ति होगी, चल संपत्ति अलग होगी, अचल संपत्ति अलग होगी, सबका विवरण अलग अलग होगा। मान लिया किसी जब एक संपत्ति की रजिस्ट्री करने के लिए उसको अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ सकती है, और उसके बावजूद भी कई बार कानूनी पेचीदगियों में उसकी रजिस्ट्री घिर जाती है, तो जहां पर आदमी को अपनी बहुत सी संपत्तियों की वसीयत करनी है, तो वहां पर बिना अधिवक्ता की सहायता के वो कैसे इन सब चीजों की वसीयत कर लेगा? तो और एक चीज इन्होंने और करी है इसमें कि आदमी जो है अपने डिक्लेरेशन से एक वीडियो के माध्यम से और लिखत में घोषणा करके अपने उत्तरजीवियों की भी घोषणा कर लेगा। अच्छा। अब मान लिया किसी आदमी के 4 बच्चे हैं और 2 बच्चों से उसकी नाराजगी है और 2 बच्चों से बहुत प्यार है, और वो वीडियो आकर के और घोषणा कर करके बोलता है मेरे तो 2 ही बच्चे हैं जी, और बाकी 2 बच्चों को नकार देता है, तो क्या उसका डिक्लेरेशन, क्या जो उसने उत्तरजीवियों के बारे में अपना डिक्लेरेशन कहा है, रजिस्ट्रार के सामने अपना वीडियो बनाया है, क्या उसकी मृत्यु के बाद वही माना जाएगा? तो पेचीदगियां बहुत हैं। तो इन चीजों पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, और अधिवक्ताओं को इन सब भूमिकाओं से इन्होंने अलग कर दिया है, जिसके कारण उत्तराखंड के जो अधिवक्ता हैं वो आज आंदोलनरत हैं। सजवान जी, जैसे एक गोद लेने वाला जो मामला है, तो ये समान नागरिक संहिता है, तो क्या उसको समान कर दिया गया है व्यवस्था को गोद लेने वाली? आप उस पर क्या है इसमें आप व्यवस्था? देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है, इसमें सारे व्यक्तिगत कानूनों को इन्होंने शामिल नहीं किया है। केवल इन्होंने विवाह और विवाह विच्छेद के कानून को और उत्तराधिकार के कानून को इसमें शामिल किया है। इसमें जो गोद लेने का कानून है और गार्जियनशिप का कानून है, इसको शामिल नहीं किया है। और देखिए, हिंदुओं में गोद लेने की व्यवस्था होती है और हिंदुओं के लिए इसमें कानून बना है, हिंदुओं के लिए एडॉप्शन एक्ट बना हुआ है।
लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म में गोद लेने की व्यवस्था नहीं है। तो इस कानून के माध्यम से उनको गोद लेने के का भी अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे पहले जो एडॉप्शन हुआ वो उत्तराखंड में हुआ। अच्छा। जी हाँ, जो अपने जो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला, उस शकुंतला को मेनका छोड़ के चली जाती है और उसको सबसे पहले विश्व में उनको कण्व ऋषि ने अडॉप्ट किया था और उनकी वो अडॉप्टेड पुत्री थी। तो उत्तराखंड ने पूरे विश्व को सबसे पहले एडॉप्शन का कंसेप्ट दिया और हम एडॉप्शन के माध्यम से अपने जो मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा उपहार इस यूसीसी के माध्यम से दे सकते थे, उनको एडॉप्शन का अधिकार दे करके। क्योंकि आज व्यवस्था यह है कि यदि किसी मुस्लिम या ईसाई के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो अपनी कम्युनिटी के या अपने भाइयों के रिश्तेदारों के किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो गोद नहीं ले सकता। वो केवल अनाथ बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जब उसका नंबर आएगा तब वो गोद ले सकता है। तो वो यहां पर व्यवस्था की जा सकती थी, वो व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। नहीं की गई है। तो और उसी प्रकार से गार्जियनशिप की भी जब मैं बात कर रहा हूं तो मुस्लिम महिला अपने सगे बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है उनके व्यक्तिगत कानून के अनुसार। तो यहां पर मुस्लिम महिलाओं को अपने बच्चे के नेचुरल गार्जियन बनने का अधिकार दिया जा सकता था यूसीसी के माध्यम से। तो इन दोनों कानूनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये चीजें छूट गई हैं इसमें आने से, ये मतलब जो है उनको, तो फिर जब हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता, तो फिर समान किस रूप में समान हो रही है? कई चीजें तो नहीं है, सभी धर्मों पे लागू नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, ये आधी अधूरी नागरिक संहिता है और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है यदि आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादातर जो हिंदुओं का जो हिंदू विवाह अधिनियम है और उसके अलावा जो हिंदुओं का उत्तराधिकार अधिनियम और इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इसको लगभग लगभग कॉपी पेस्ट करके इन्होंने मिला करके जो व्यवस्था दी है वही व्यवस्था दी है और साथ में घुमा फिरा करके जलेबी की तरह घुमा दिया कि किस तरीके से वो इसमें अपने उत्तराधिकारियों का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से वसीयत कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे व्यवस्था करेंगे। तो एक व्यवस्था इसमें ये दी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक आधा अधूरा कानून है और जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए, आप किसी उत्तराखंड की पूरी जो कम्युनिटी है वो इससे प्रभावित हो रही है, व्यक्तिगत कानून से ही प्रभावित होती है सबसे ज्यादा। तो व्यक्तिगत कानूनों में यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपके पास पहले दिन समिति रिपोर्ट लेकर के जाती है और 2-4 हफ्ते भर के अंदर जो है आप उसको पास करवा करके कानून बना देते हैं। तो कम से कम एक इस पे सार्थक बहस होनी चाहिए थी। और दूसरा यह है कि इस कानून के बारे में जो कमेटी है वो कहती है कि हमने इस कानून को जनता की राय लेकर के बनाया है। तो कानून का जब ड्राफ्ट बन गया था तो ड्राफ्ट बनने के बाद इसकी समीक्षा के लिए इसको जनता के सामने रखा जाना चाहिए था और जब ये ड्राफ्ट बन गया था तो उसके बाद जनता के सुझाव लेने चाहिए थे कि भाई इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या छूट गया, उसके बारे में सुझाव को एकत्रित करके फिर इसको तैयार करना चाहिए था। तो वो चीज नहीं हुई। एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी जो है उन्होंने विवाह की उम्र को 18 से 21 वर्ष करने के लिए वो एक संशोधन विधेयक लेकर के आए, नहीं जोड़ने के लिए विधेयक लेकर के आए, लेकिन फिर भी उन्होंने 21 साल से 18 साल से 21 साल करने के लिए इसको परवर समिति के पास भेज दिया और वो परवर समिति आज तक अध्ययन कर रही है। अभी तक वो विधेयक जो है फिर दोबारा पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब केवल इतनी सी बात के लिए 18 साल से 21 साल 3 साल उम्र बढ़ाने के लिए जो है इतनी बड़ी बात हो सकती है, अध्ययन के लिए परवर समिति को भेजा जा सकता है, तो आपने तो लगभग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में छेड़छाड़ कर दी व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से। तो थोड़ा सा तो सदन में चर्चा होती, कहीं तो चर्चा होती, बात रखी जाती और विशेष रूप से अपने उत्तराखंड में
विपक्ष के लोग इस पर अध्ययन कर लेते, कुछ बात रख लेते। मुन्ना सिंह चौहान जी को मैं बहुत सुनता हूं, जब वो सरकारी सत्ता पक्ष की लाइन से हट करके भी बहुत सी बातों पे बहुत अच्छी बहस करते हैं, सदन के अंदर चर्चा करते हैं। उनसे भी मेरी अपेक्षाएं थी कि इन कानूनों पे वो भी कुछ अपनी बात को रखते, हम सबको सुनने का अवसर मिलता। तो वो सब सुना नहीं गया, एक रूटीन लेकिन वे वो में तो जैसे अन्य कानून पास होते हैं ऐसे ही पास हो गया। वो तो खैर वो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे, वो तो पार्टी लाइन पे ही बोलेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है बहुत जल्दबाजी में लाया गया है ये कानून? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये कानून बहुत जल्दबाजी में और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भी कहा जा सकता है, इस कानून को लाया गया है। हम्म। दूसरा अमित भाई, अगर ये यूसीसी जनजातीय समाज पर लागू नहीं हो रहा है, तो फिर समान नागरिक संहिता का कोई औचित्य है क्या? देखिए, जनजातीय क्षेत्र के अपनी अलग रीति परंपरा होती है। तो हम्म यूसीसी के माध्यम कहीं पर कुछ जनजातीय क्षेत्रों में बहुविवाह की भी व्यवस्था है। चाहे हम्म वो महिलाएं कहीं बहुविवाह करते हैं, कहीं पर पुरुष बहुविवाह करते हैं। और ऐसे कुछ हम्म जो मामले हैं वो हमारे जनजातीय क्षेत्रों से सुनने को मिलते हैं। हम्म। तो उनका जो रीति रिवाज है उसको छेड़ा तो नहीं जाना चाहिए, और उनकी संस्कृति सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। और दूसरा, ये जो कानून है कि मॉडल के रूप में अपने उत्तराखंड पे थोपा गया है, मैं ये कहूंगा। अच्छा। हम्म। तो बाद में इसी को कॉपी पेस्ट करके पूरे उत्तर भारत में ये लागू होना है। तो एक ये हम्म। प्रारूप बन करके तैयार हो चुका है। तो ये प्रारूप है तो उत्तराखंड पे, लेकिन ये पूरे भारत में लागू होगा इसी प्रारूप के अंतर्गत ये कानून। तो उसके अंतर्गत ये हम्म। व्यवस्था इसमें दी गई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जनजातीय समाज के जो रीति रिवाज हैं, क्योंकि उनके अपने रीति रिवाज, उनको छेड़ा नहीं गया है, तो ऐसे ही सभी धर्मों के, बाकी धर्मों के भी रीति रिवाज हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो अपने लॉज हैं उनमें छेड़छाड़ की गई है, वहां घुसा गया है। तो इसी तरह जनजातियों को जैसे प्रोटेक्ट किया गया है, वैसे ही बाकी चीजों प्रोटेक्ट हो सकते थे। हाँ, इसमें नहीं, ऐसा इसमें लिखा गया है कि उनकी जो उनकी धर्म के हिसाब से जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम्म वो इसमें जो है उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अब जैसे हम्म हिंदू में एक व्यवस्था होती है, उनके बीच में जो विवाह होता है वो हम्म ये होता है कि अपनी जो पीढ़ी से ऊपर की जो 7 पीढ़ियां होती हैं उनके अंतर्गत जो अगर वो विवाह करते हैं तो वो शून्यकरणीय विवाह होता है, वहां वो विवाह नहीं कर सकते हैं। तो हम्म। इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है इसमें। उनके जो अच्छा। अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा गया है, जो विवाह हम्म। करने का तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं तो है कि जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके, लेकिन इसमें बाकी दूसरे विवाह की अनुमति नहीं है। नहीं अगर है, ठीक मुस्लिम है। धर्म का व्यक्ति ये कहे कि मैं तो दूसरा विवाह मेरे रीति रिवाज के अनुसार ये चलता है, तो वहां पर उसको छूट नहीं है। अच्छा, तो बहुत आपने डिटेल में एक एक पॉइंट समझा दिया अमित भाई। मैं ये जानना चाह रहा था आखिर में कि क्या अभी ये कानून चैलेंज हो सकता है, या ऐसी कोशिशें हो रही हैं लीगली? अगर जैसे आपने कहा कि बहुत लूप होल्स भी हैं इसमें, तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश है, या ऐसी कोई मुहिम चल रही है या चल सकती है कि इस कानून को चैलेंज किया जाए? देखिए, कानूनी स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में कुछ लोगों ने इसमें रिट याचिका प्रस्तुत की है। एक हम्म भीमताल की व्यक्ति हैं, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को चैलेंज किया है, और कोई एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उन्होंने यूसीसी के जो पूरे प्राविधान है उनको चैलेंज किया है। देखिए, एक न्यायालय की बात अलग है, वहां पर चैलेंज करना अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अ, अगर जनता सामने आएगी और जनता को लगता है कि ये बातें गलत हैं और ये व्यक्तिगत कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसका प्रभाव हमारे समाज पे बहुत बुरा पड़ेगा, तो जब जनता सामने आएगी तो जनता के दबाव में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बातों को सरकार के सामने रखेंगे, और फिर सरकार के सामने ये मजबूरी हो जाएगी कि वो इस कानून में संशोधन करे। तो संशोधन की गुंजाइश तो कानून में रहती है। तो यदि सरकार को लगेगा कि इसका जो प्रभाव है वो गलत जा रहा है, तो वो कानून में संशोधन कर सकती है। तो अगर सरकार को लगेगा कि इसका प्रभाव गलत हो रहा है, तो कानून में संशोधन हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सजवाण जी का ऐसा कहना है।
तो अमित भाई, आपने मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में इस कानून को और बहुत सरल तरीके से समझा दिया है। और कुछ आपको अगर लगता है कि जो चीजें रह गई हैं कहनी, तो वो आप बता सकते हैं, ताकि हमारे हमारे जो व्यूअर हैं उन तक बहुत क्लियर पिक्चर चली जाए कि इसमें इन इन बिंदुओं में क्या क्या चीजें हैं। अगर को आप कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीजें रह गई। देखिए, मुझे तो लगता है कि आपने लगभग सारी बातें पूछ ली हैं, लेकिन फिर भी यदि कुछ ऐसा लगता है, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको लगता है कि कुछ बातें छूट गई हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और उन विषय पर हम फिर बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। ये ठीक है। तो अमित जी, भाई, ये समान नागरिक संहिता को इस बेहतर तरीके से समझाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद थी कि आपसे मुझे जो है बहुत चीजें सीखने समझने को मिलेंगी। और मजा आया। आपने बहुत डिटेल में समझाया, हमारे दर्शकों को भी बहुत सरल तरीके से समझाया। तो अमित भाई, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 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 भी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से ये बातें सारे लोगों तक पहुँचेगी। धन्यवाद। ठीक।